हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज की वीडियो में ज्योग्राफी की बना रहा हूँ, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में, कुछ गैसेस के बारे में। और इस वीडियो में हम कॉम्पोजिशन करेंगे, गैसेस करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, और फिर अगली वीडियो में हम स्ट्रक्चर और उसकी लेयर्स करेंगे एटमॉस्फेयर की। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले द वास्ट ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। द वास्ट ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ये इसकी डिफाइन है। द वास्ट ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ये डिफाइन है। ओके, मतलब जौन सी हमारी अर्थ के आसपास जौन सी एयर है, जौन सी सराउंड करती है अर्थ को, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। It is roughly estimated that the upper limit of the atmosphere reaches up to a height of about 10,000 किलोमीटर from the Earth's surface। मतलब जौन सी एटमॉस्फेयर की अपर लिमिट है, अपर लिमिट को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे बाद में। जौन सी अपर लिमिट एटमॉस्फेयर की, उसकी हाइट लगभग 10,000 किलोमीटर है अर्थ की सरफेस से लेकर। ठीक है। द टोटल वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन मेट्रिक टॉन्स। एज यू कैन सी हेयर 5 मिलियन मेट्रिक टॉन्स, ये अप्रॉक्सीमेटली है। अगर आपको ब्लैंक आए कि राइट व्हाट इज़, और क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आप ये नहीं लिखोगे 500 अगर आपने 500 मैट्रिक टॉन्स लिखा, वो क्रॉस हो जाएगा। आपको लिखना है, ये वर्ड बहुत ही ज़रूरी है, अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन मैट्रिक टॉन्स का मतलब है कि एटमॉस्फेयर का वेट 500 मिलियन मैट्रिक टॉन्स के करीब आसपास है। मतलब उसका वेट 500 मिलियन मैट्रिक टॉन्स के आसपास है। अब अगला पैरा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, मतलब एटमॉस्फेयर धरती से क्लोज है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो नेक्स्ट लाइन, अबाउट 50% ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर इज फाउंड विद इन द 5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये वाली लाइन, अबाउट 50% ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड विद इन द 5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर धरती से 5 किलोमीटर तक नापा गया तो 50% मास जो है 5 किलोमीटर के एरिया में फाउंड होता है। About 50% of the total mass of the air is found within the 5 kilometer of the earth surface। पर 50% मास धरती के 5 किलोमीटर के सरफेस में पाया जाता है। It exists in several layers around the earth। मतलब ये एटमॉस्फेयर है, इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। 5 लेयर्स हैं, जिनके बारे में हम क्या कहते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। अगली लाइन, द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एज वन गोज टू हायर एल्टीट्यूड। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मतलब जनसंख्या जब जो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज, मतलब जनसंख्या कम होने लग जाती है जब हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, मतलब हवा में जाते हैं तो जनसंख्या कम होने लग जाती है। सो इट इज़ हार्ड टू ब्रीथ एज वी गो अप। मतलब जब हम ऊपर हवा में जाते हैं, इसलिए हाँ, हमें ब्रीथ लेने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम स्पेस सूट पहन के जाते हैं। तो अब कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये आप एटमॉस्फेयर के इम्पोर्टेंस के बारे में है, लेकिन इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में। इम्पोर्टेंस के बारे में है, अब ये कुछ इम्पोर्टेंस देख लो एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ दिस। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। मतलब सन रेज, यूवी रेज कह सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, सूरज की हानिकारक किरणें। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमें उसे प्रोटेक्ट करती है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेयर फॉर इट्स सर्वाइवल। हम धरती पे, लाइफ हमारी इसलिए पॉसिबल है, या धरती पे हम सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि धरती पे एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ओके।
फिर नेक्स्ट देखो, द एटमोसफेयर हैज़ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, ये 2 गैसेज हैं एटमोसफेयर की। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वार्मथ ऑन दी अर्थ, ये मतलब गर्मी सर्दी ये सबको कंट्रोल करके रखता है एटमोसफेयर। और वाटर वेपर सर्कुलेट होता है एटमोसफेयर के कारण। आई होप आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट पैरा की ओर जाते हैं। अब एटमोसफेयर के इतने सारे फ़ायदे पता लग गए हैं। अब अगर क्या होगा अगर एटमोसफेयर नहीं होगी, विदाउट दिस, ये पढ़ सकते हो, विदाउट दिस वास्ट ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफेयर, मतलब एटमोसफेयर के बिना वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द सनलाइट। एक मिनट, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम। ये देखो मतलब क्या कहते हैं, जब अगर मान लो ये एटमोसफेयर नहीं होती तो हम क्या कहते हैं वो दिन में जल जाते एंड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड वुड बी फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और रात को हम बर्फ़ की तरह बन जाते। अब ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये देख सकते हो, द एग्जिस्टेंस ऑफ एयर अराउंड द अर्थ मेड इट अ यूनिक प्लैनेट। मतलब जो उनसी हवा जो धरती के आसपास है ना, उसी के कारण ही धरती को एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है। क्योंकि ये देख सकते हो, मतलब हवा आसपास धरती के आसपास हवा होने के कारण धरती एक यूनिक प्लैनेट है। अगला कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये देखो, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड वाटर वेपर। मतलब क्या कहते हैं, जब डस्ट पार्टिकल्स मतलब धूल, स्मोक, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस को मिक्स करके एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, मतलब मिक्सचर है इन सभी का। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट फिक्स्ड, ये देख सकते हो, the composition is not fixed, rather it varies from place to place and also from season to season। मतलब कॉम्पोजिशन कोई फिक्स नहीं है कि मतलब इतना ही कॉम्पोजिशन है, 90% कॉम्पोजिशन है, ये नहीं कि 90% ही रहेगा। कॉम्पोजिशन मैटर करता है, प्लेस मैटर करता है, मतलब वो जगह के ऊपर डिपेंड है, वो कैसी जगह है, कितना प्रदूषण कितना वह है। और सीज़न टू सीज़न, गर्मियों में कम होता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है, मतलब सीज़न के ऊपर भी डिपेंड है, मतलब कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है एटमॉस्फेयर का। ये देखो, इन द लोअर लेयर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई एयर इज़ यूनिफॉर्म। मतलब जो सी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं 5, और लोअर लेयर्स में जो सी कॉम्पोजिशन उस सूखी हवा है उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये 6 पैराग्राफ्स हमने करने हैं अब, तो चलो शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग से। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द 2 मेन गैसेज विच अकाउंट फॉर अबाउट 99% ऑफ द एटमोसफेयर। टोटल 100% है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 99% बनाता है एटमोसफेयर। अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर आर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। Apart from these gases, the atmosphere also has varying quantity of dust particles and water vapor। मतलब ये सभी गैसों के अलावा एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर भी हैं, ठीक है। तो अब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। एक पैराग्राफ हो भी गया हमारा। नाइट्रोजन देखो, इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस, मतलब हैवी गैस है नाइट्रोजन, हैवी, एंड इट अकाउंट्स अबाउट 78% ऑफ द क्लीन डर्टी एयर। मतलब ये सबसे भारी गैस है एटमॉस्फेयर में, और ये 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। एक चार्ट शो करता हूँ आपको, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। कॉम्पोजिशन मैं आपको उसी से समझा देता हूँ, तो एक मिनट। तो देखो ये एक सर्कल है जिसमें से ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये इधर कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का, ऑक्सीजन 21 है, ठीक है। अदर नाइट्रोजन 78% है इसमें,
और ऑक्सीजन 21% है। 78 + 21 होता है 99, और बाकी की ऐसे 1% है इसमें, ठीक है ना। और टोटल 100% हो गया, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन मैंने पहला पॉइंट बताया, मोस्ट अबंडेंट गैस, ये 78% बनाती है एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन एक कलरफुल इनर्ट गैस है, मतलब कलरलेस इनर्ट गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता, गंदी गैस है। अगर ये डिल्यूट्स द ऑक्सीजन एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब अगर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गई और ये फिर ना ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। प्लांट अब नाइट्रोजन को प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। दे कैन नॉट यूज़ इट डायरेक्टली, मतलब वो प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट्स नाइट्रोजन को सॉइल के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर। ऑक्सीजन देखो, 2 पैराग्राफ हो गए हमारे। ऑक्सीजन देखो, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन के बारे में हर किसी को पता होगा, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर की। इट्स शेयर इज़ अबाउट 21% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। मैंने वो कॉम्पोजिशन की फ़ोटो में आपको दिखाया था ना, सेम वैसे ही 21% ऑक्सीजन है। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है। ये देखो, इट इज़ फाउंड ऑन इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जौन सी डाउन जौन सी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, उनमें ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड इट फॉर ब्रीथिंग पर्पस। सारे लिविंग जन को ऑक्सीजन चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, मतलब उन जीवित रहने के लिए सारे लिविंग बीइंग्स को ऑक्सीजन चाहिए। द शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये नहीं कि सर्दी और गर्मी के द्वारा, ये कांस्टेंट ही है, मतलब एक फिक्स है उसका 21%। एज द प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, जब प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये ऑक्सीजन क्या कहते हैं कांस्टेंट ही होती है, ये सीजन और सीजन प्लेस टू प्लेस नहीं वैरी करती, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन रिटेनिंग वार्मथ ऑन द अर्थ। एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर द सर्वाइवल। नाइट्रोजन, एक मिनट, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये दोनों गैसें प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जीवित रहने के लिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब इंसान और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ती हैं तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन ले लेते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, मतलब कुछ रिलेशन है इनमें, लेन देन है। प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं, और ह्यूमन बीइंग और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया ह्यूमन बींग्स एंड का एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड उतनी अमाउंट की है जितनी वो प्लांट के द्वारा कंज्यूम हो जाती है। हाउएवर द मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस ना अब डिस्टर्ब हो रहा है एटमॉस्फेयर में, किसके कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फोशल फ्यूल्स, मतलब ये फोशल फ्यूल्स जो से बर्न हो रहे हैं आजकल। द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बीइंग डिस्टर्ब बाय द इंक्रीज बर्निंग ऑफ फोशल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम को, क्योंकि कोल पेट्रोल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ये कोल पेट्रोलियम फोशल फ्यूल्स है, इनकी इंक्रीज बर्निंग के कारण ये मतलब हो रहे हैं। अब ये देखो 2 पैराग्राफ रह गए हमारे, ठीक है ना। ये देखो, 1 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट। अब ये पैरा आई होप आपको पैरा क्लियर दिख रहा है। अब ये अगले पैरे में देखो, मैं एक बार पूरा पैरा पढ़ दूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। Water vapor is added to the atmosphere by evaporation from the ocean, seas, lakes, rivers, etc. and transpiration from the vegetation as well as from respiration of the animals. Water vapor is responsible for all forms of condensation and precipitation. मतलब
वाटर वेपर की अमाउंट जो सी है वो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने वाटर वेपर ज़्यादा होंगे। और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऐड होती है क्योंकि एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। वाटर वेपर एडेड टू एटमॉस्फेयर बाय इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन के द्वारा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। जब इवेपोरेशन होती है उनमें ना वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है। और एटमॉस्फेयर वाटर वेपर ऐड होता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन ये कहाँ से होती है? वेजिटेशन से, और साथ में रेस्पिरेशन उनसे एनिमल से होती है, ठीक है ना। वाटर वेपर इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांजिशन, ये आपको याद सकता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन जब एनिमल्स प्लांट रेस्पिरेट कर जब एनिमल्स रेस्पिरेट करते हैं उससे ट्रांसलेशन कहते जाते हैं। वाटर वेपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। मतलब वाटर वेपर दो प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन नहीं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो देखो अगला, अब मुझे फटाफट एक्सप्लेन करना है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये आखिरी पैराग्राफ है, अगला पार्ट अगली वीडियो में आएगा। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, pollen फ्रॉम द प्लांट्स, एश फ्रॉम volcanic eruptions, smoke from the plant fires, etc. They are found in the lower layers only. These particles act as a nuclei for the water vapor to form raindrops around them. They also scatter the sun radiation during sunrise and sunset. देखो, अब एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन्स होते हैं, ऐश होते हैं, उनसे वॉल्केनिक इरप्शंस फटता है और लावा को ऐश कहते हैं। स्मोक होता है, फाजा उनसे धूप, आग से स्मोक होती है। और ये सभी डस्ट पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, पॉलन्स, ऐश, स्मोक, ये सिर्फ एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में पाए जाते हैं। और ये सभी पार्टिकल्स एक न्यूक्लिया की तरह एक्ट करते हैं वाटर वेपर के लिए। और फिर जब ये न्यूक्लिया की तरह एक्ट करते हैं वाटर वेपर के लिए, वो वाटर वेपर रेन ड्रॉप्स फॉर्म कर देता है। रेन ड्रॉप्स मतलब उस फिर हमारी बारिश होने लग जाती है। फिर ये जो से रेन ड्रॉप्स है ना, ये स्कैटर द सन रेडिएशन ड्यूरिंग सनसेट। फिर इसी के कारण सन रेडिएशन स्कैटर होने लग जाते हैं, बादल छा जाते हैं सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ठीक है ना। एक बार फिर से समझा देता हूँ, आई वॉज एक्चुअली थोड़ा फास्ट था। एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स, सोल्ट पार्टिकल्स, पॉलन्स हैं, ऐश फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस, स्मोक फ्रॉम फायर्स। ये सारे पार्टिकल्स सिर्फ लोअर लेयर्स में पाए जाते हैं। और ये पार्टिकल्स वाटर वेपर के लिए न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वाटर वेपर जो है इन पार्टिकल्स के द्वारा रेन ड्रॉप फॉर्म कर देता है। फिर ये बादल बन जाते हैं, फिर वो रेन होने लग जाती है। मतलब ये सन रेडिएशन स्कैटर कर देते हैं और फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होने लग जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ एक्सप्लेन किए हैं और पीछे भी हमने किया है, और ये वाला पेज। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगले वीडियो में लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की, ओके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अब हम बोलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।